नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने और 10th के 5वें अध्याय रोजगार एवं सेवा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रोजगार एवं सेवा कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने पारिश्रमिक और शिक्षा के आधार पर कुछ पूंजी, कुछ पैसे जमा कर लेता है, एकत्रित कर लेता है और अपना उपभोग करने के बाद जो बचत करता है, बचत को पूंजी के रूप में जब उत्पादन क्षेत्रों में लगाता है, तब सेवा का जन्म होता है। कहने का अर्थ क्या है कि रोजगार और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू। जब हम रोजगार को बढ़ाते हैं तो सेवा भी बढ़ जाने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेवा जो है रोजगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन। किसी भी देश में सरकार ये चाहती है कि उसका जो कार्य शक्ति है वह उत्पादन के कार्यों में कार्य करे और देश का उत्पादकता बढ़ जाए, और उसके साथ साथ क्या हो कि सामान्य लोगों को जो उसकी आधारभूत सुविधा हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी उपलब्ध हो जाए। आर्थिक विकास का क्षेत्र कि आर्थिक क्रिया के विकास होने से ही रोजगार एवं सेवा का विकास होता है। कहते क्या हैं कि अगर आर्थिक क्रिया का विकास होगा तो सेवा का भी विकास होगा, सेवा का विकास होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तो रोजगार के साधन बढ़ने का मतलब आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र है जिसमें हम रोजगार कर सकते हैं: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या है कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लगभग 67% 67% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, और जनसंख्या के दबाव बढ़ जाने के कारण वहाँ पर छुपी हुई बेरोजगारी या अन्य प्रकार की बेरोजगारी उसमें उभर कर सामने आती है, और अन्य प्रकार की बेरोजगारी होने के कारण या कम रोजगार होने के कारण वहाँ पे पूंजी कम उपलब्ध हो पाती है और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो जाता है। दूसरा रोजगार का क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास होने से भी रोजगार का विकास होता है। तो उद्योग जितना विकास करेगा देश में रोजगार उपलब्ध कराएगा। तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अधिक जो कार्य शक्ति, जो कार्य क्षमता और शारीरिक शक्ति जिसके पास है, उन लोगों को सेवा क्षेत्रों में काम मिल जाता है। और सेवा क्षेत्र का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 18.5, जबकि उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 26.1 है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है 55.1%। इसी से हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सेवा क्षेत्र की भूमिका। सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है कि सेवा क्षेत्र में हम कार्य करने की शक्ति जब लगा देते हैं तो जितना भी विकसित देश है उसकी अपेक्षा विकासशील और अर्ध विकसित देशों में जो बेरोजगारी बहुत अधिक है। और बेरोजगारी बहुत अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है और उपलब्धता, जो ज़रूरत साधन है उपलब्धता के, वो बहुत कम है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कैसे देश की उपलब्धता, योग्यता या कार्य को बढ़ाया जाए, तो इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है कि लोग शिक्षित होंगे तो वो देश और राज्य के विकास के बारे में सोचेंगे, न कि स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में या फालतू के काम करने के बारे में सोचेंगे। सेवा क्षेत्र का भाग कितना है? तो सेवा देने के लिए लोगों को कार्य देने के क्रम में और सेवा देने के क्रम में 2 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा क्या होता है कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जब लोगों को रख के मासिक वेतन दिया जाता है उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा है, पुलिस प्रशासन सेवा है, यातायात सेवा है, रेल सेवा है, डाक सेवा या अन्य जितनी भी सरकारी सेवा है। और गैर सरकारी सेवा क्या है कि जिसमें सरकार गैर सरकारी संस्थानों द्वारा
लोगों को सहायता करती है, या कुछ लोग अपने स्तर से, निजी स्तर से इसमें फ़ायदा उठाते हैं। जैसे यातायात है, जैसे स्वयंसेवी संस्थान है, बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो गैर सरकारी कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों में कार्य करते हैं, जिसमें शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और दूरसंचार, ये सब सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। कहने का क्या अर्थ है कि इतना बड़ा पैमाना है कि सरकार अकेले उसमें कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, गैर सरकारी सेवाओं का भी प्रयोग करता है। सेवा क्षेत्र का महत्व, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या है। कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब रोजगार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसका एक उदाहरण ले कि एक किसान खेती करता है, जैसे धान की खेती करता है, तो जब धान की खेती करता है तो उस समय जब वो उपज कर लेता है तो उस समय उसकी उपलब्धता क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है। तो जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उस समय उनसे वो धान खरीद लेते हैं और वो धान खरीद के ले जाते हैं और कौशलता से, अपनी निपुणता से, दक्षता से उसे अच्छे चावल, गुणवत्ता उसके बढ़ा देते हैं और ज़्यादा मूल्य में उसे बेचते हैं। तो क्या करें कि एक किसान खुद अपने घर पे आए, उसे चुन के, साफ करके, अच्छा से उसमें दक्षता, प्रवीणता प्राप्त करके अच्छा चावल में उसे परिवर्तित करके उसे 1-1 किलो का पैक बना ले और तब मार्केट में बेचे। तो उससे क्या होगा, दो चीज़ इसमें आती है। एक तो अगर हम कार्य करते हैं तो सेवा बढ़ता है। अगर हमें दक्षता आ जाता है, प्रवीणता आ जाता है कि खेत में किसानी तो कर ही लिए, अब हमको उस समय जब किसानी का समय नहीं है, तो हमारे पास काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं, तो उस समय में अपनी दक्षता को उपलब्ध करके हम क्या करें कि वो चावल को, धान को चावल के अच्छे चावल के रूप में परिवर्तित कर दें और दक्षता प्राप्त करके, और उसकी गुणवत्ता जब बढ़ जाएगी, और दूसरा काम होता है कि जब गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो उसकी उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा मांग करेंगे। और दूसरा बात क्या होता है कि जब गुणवत्ता बढ़ जाती है तो उसका जो मूल्य होता है वो भी बढ़ जाता है, तो आय भी बढ़ने की संभावना रहती है। अगला है कि रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका, कि सरकारी क्षेत्र हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में रोजगार तो मिलता ही है। अब रोजगार मिलने से क्या होगा कि जब लोग की जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो लोगों के मांग भी बढ़ेगी, आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ने से कल कारखाने लगेंगे, उसकी संरचनाएं लगेंगी, उस संरचना से सेवा का क्षेत्र उपलब्ध हो पाएगा, जिसमें प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित, गैर प्रशिक्षित लोग कार्य करेंगे और उन सब लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, आर्थिक विकास होना शुरू हो जाएगा। और आर्थिक विकास होगा, जब रोजगार मिलेगा तब भी आर्थिक विकास होगा। कि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, वो सब क्या है, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा सेवा क्षेत्र पर डिपेंड करता है। और हमारा देश क्या है कि विश्व में सर्वाधिक मानव संसाधन प्रदान करने वाला देश हमारा भारत है, लेकिन हमारा ही देश अभी तक क्या है कि विकासशील है, विकसित अभी तक हमारा देश नहीं हो पाया। क्यों? तो हमारे पास निर्माण के उद्योग के साधन जो हैं, जिससे कि डेवलपमेंट बनाते जा रहे हैं, डेवलप करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम है, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है कि हम यहाँ पे ब्रेन तैयार करते हैं, वो चला जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में। अब नासा के वैज्ञानिक हैं तो भारतीय हैं, इंग्लैंड की वित्तीय व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं तो भारतीय हैं। मतलब भारतीय लोग, भारतीय दिमाग दूसरे देश में, विदेश में जाके उनके विकासशीलता को, उसकी वैभवता को बढ़ा रहे हैं, और हमारे देश में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो क्या करना चाहिए कि भारत विश्व के सेवा प्रदान करने के रूप में क्या कर रहा है कि भारत में पूंजी की कमी है, तो विदेश से लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे संस्थानों को अपना कार्य दे देते हैं, जैसे कॉल सेंटर का काम, कि विदेश का काम है और वो हमारे देश में काम हो रहा है, उसमें हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है कि हमारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। और वहाँ के लोग जो हैं, जो अपने मुद्रा के रूप में जब वो यहाँ पे वेतन देते हैं तो उनको बहुत कम देना पड़ता है। और जब औद्योगिकरण आया, वैश्वीकरण आया, जब निजीकरण आया, तो इससे क्या हो गया कि भारत कार्य शक्ति, कार्य क्षमता देने के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। लेकिन हमारा देश तो इसमें, हमारे पास क्या नहीं है, तो सेवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं,
बुनियादी सुविधाएं क्या है? बुनियादी सुविधाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है? कि वित्त की कमी, कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले शक्ति होते हुए भी, प्रशिक्षित होते हुए भी उनके पास पूंजी की कमी है, वित्त की कमी है, तो वो कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ऊर्जा, सामान्य रूप से ऊर्जा नहीं पहुंच पाता है लोगों के पास का, पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, ये सब सुविधा सब जगह सामान्य रूप से या बहुत अच्छा तरह से उपलब्ध नहीं है। तीसरा है यातायात, जैसे सड़क, जल मार्ग, वायु मार्ग, इन सब की सुविधा या हर शहर में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य शहरों में ही यातायात की सुविधा बहुत अच्छी थी। अभी वर्तमान के समय में यातायात की सुविधा हमारे राज्य बिहार में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, जिससे कि लोगों का विकास स्तर बढ़ते जा रहा है। अब क्या होता है कि हमारे राज्य में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी इसकी सामान्य रूप से इस बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे कि आगे बढ़ी हुई चीज़ फिर कहाँ चले जाती है? पीछे चली जाती है। संचार के रूप में पत्राचार, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब की सुविधा उपलब्ध होते जा रही है धीरे धीरे, और विकास बुनियादी क्षेत्र में होता जा रहा है। गैर आर्थिक क्षेत्र में क्या है? शिक्षा की प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को प्राप्त करते जा रहा है लोग, लेकिन ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है जिससे कि रोजगार प्राप्त हो। नागरिक सेवा, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि यातायात, ये सब नागरिक सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती है, हमारे यहाँ उसकी सुविधा कम है। अन्य सेवा, जैसे स्वास्थ्य सेवा में सफाई ज़रूरी है, लोगों का हम समय समय पर जांच होना ज़रूरी है। किसी के पास क्या है, किसी भुखमरी की स्थिति है तो कहीं लोगों के पास कुछ दूसरे बीमारी की, तो ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं जो संपूर्ण रूप से हमारे देश में कमी है। बहुत सी चीज़ों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ क्या है, कमी अभी भी सुदूर इलाकों में यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं। तो ऐसी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ही हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, और रोजगार की कमी के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, लोग का मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं लोग, और देश और राज्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन इससे एक क्या होता है कि सेवा क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या रोजगार बढ़ जाने के कारण लोगों के क्या होता है कि अपने वित्त की सुविधा के लिए वो एक मौद्रिक बाजार पर, एक मूल्य चीज़ों पर आधारभूत हो जाते हैं। क्या है कि आधुनिक मंदी में सेवा क्षेत्र का प्रभाव, कि अभी आधुनिक समय में जब देश के सबसे विकासशील देश अमेरिका में मंदी आ जाए, तो अमेरिका में अगर मंदी आ जाएगा तो जितने भी देश जो वैश्वीकरण के रूप में उस देश से जुड़े हुए हैं, सब देश में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा देश क्या है कि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, तो जब मंदी आता है तो हमारे देश में प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि अन्य विकसित देशों में पड़ता है। तो ये मंदी के समय में क्या होता है कि जो कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं या अपने देश की वस्तुओं पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक फ़ायदा होता है, या ये कहो कि हम नहीं जुड़े हुए हैं, इससे हमें उसका घाटा नहीं हो पाता। ये रोजगार और सेवा के क्षेत्र के मुख्य बातें। अब इस चैप्टर के जानकारी के बाद हम कुछ सोचते हैं, कुछ सवाल हमारे दिमाग में आता है, और उन सवालों के जवाब के लिए हम इससे खोजते हैं कि आखिर आपसे पूछा जाए कि रोजगार क्या है, रोजगार और सेवा का क्या संबंध है, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं, सेवा की क्या भूमिका है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा में क्या अंतर है, क्या सरकारी सेवा गैर सरकारी सेवा हो सकती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो है विश्व के सेवा प्रदान करने में किस प्रकार अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे कुछ बहुत से सवाल हैं, जैसे आधुनिक मंदी का प्रभाव भारत पर ज़्यादा नहीं पड़ पाता है, इसका क्या कारण है। इन सब सवालों का जवाब हम आसानी से इस वीडियो को देख के दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिए। आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको जानना है, इसमें क्या कौन सा सवाल है जो आपके दिमाग में है, जिससे मैं आगे अपने वीडियो में और इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।